नमस्कार साथियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी से बनने वाले ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि पिछले 2-3 वर्षों में पूछे गए हैं। इससे बाहर आपका कुछ आने वाला है नहीं। ये रिवीजन क्लास है जिसमें आप बहुत सारे महत्वपूर्ण जो है अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्नों को जानेंगे। जियोग्राफी BA थर्ड सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आपको एक प्रकार से यही सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। जियोग्राफी के तृतीय सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना होता है? आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज़, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ना होता है। यानी कि आपको पर्यावरण के बारे में और ख़ास करके जलवायु अध्ययन या जलवायु परिवर्तन के बारे में और पर्यावरण अध्ययन के बारे में, और साथ ही साथ जो आपदा प्रबंधन होता है यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके बारे में आपको जानना होता है। इससे पहले भी कई लेक्चर मैं दे चुका हूँ ज्योग्राफी के, लेकिन आप लोग एक प्रकार से लगातार कमेंट्स किए जा रहे थे ज्योग्राफी को लेकर के कि सर जी और क्लासेस लाइए। तो ऐसे ही देखिए, क्लासेस आपकी इसी फॉर्म में होती रहेंगी और भी क्लासेस मैं देता रहूँगा, तो परेशान होने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। इन क्लासेस के माध्यम से क्या होगा कि आप एक प्रकार से आपका रिवीजन होता रहेगा और आप सारे टॉपिक को एक प्रकार से आप जो है कवर कर पाएंगे। सारे टॉपिक आपके दिमाग में होंगे जब आप एक प्रकार से इस प्रकार की वीडियोज़ को देखेंगे। 2025 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये लेक्चर। तो आप जो भी छात्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन आंसर है जो लगातार परीक्षा में पूछे गए हैं, जिनकी अब की बार पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। चले देखने का प्रयास करते भाई, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है महोदय। पहला क्वेश्चन कौन सा आ चुका है? पहला प्रश्न है, मरुस्थलीकरण से आप क्या समझते हैं? 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है मरुस्थलीकरण। मैंने इसको कई वीडियोज़ में कैटेगराइज करके आपको समझाया था कि मरुस्थलीकरण क्या होता है। देखिए, मरु माने होता है मरी हुई, स्थल माने होता है भूखंड, और कर्ण माने होता है एक प्रक्रिया है। ठीक है, यानी मरुस्थलीकरण एक प्रक्रिया है। कैसी? कर्ण माने एक प्रक्रिया। मरुस्थलीकरण कैसी प्रक्रिया भैया? मरुस्थलीकरण एक प्रक्रिया। स्थल माने भूमि। ठीक है, ठीक है। स्थल माने क्या होता है? भूमि। मरु माने होता है मर जाना या मरी हुई। ठीक है, या मर जाना। ठीक है, यानी जब ये यानी मरुस्थलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, जो भूमि की उर्वरक क्षमता होती है वो छीण जाती है और मर जाती है। यानी कि भूमि की मरने की प्रक्रिया होती है मरुस्थलीकरण। यानी भूमि के मरने से तात्पर्य होगा यहाँ पर क्या? भूमि के मरने से क्या तात्पर्य होगा भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर भूमि के मरने का तात्पर्य क्या होगा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर भूमि के मरने का तात्पर्य जानते क्या होगा? तो यहाँ पर भूमि के मरने का तात्पर्य होगा क्या? यहाँ पर भूमि के मरने का तात्पर्य होगा कि भूमि की जो उर्वरक क्षमता है वो क्षीण हो जाना, या भूमि की जो एक प्रकार से उपजाऊ वाली क्षमता है वो एक प्रकार से कम हो जाना। यहाँ पर इसका मतलब ये होगा। ठीक है, क्लियर? आपको समझ में आ गई सारी चीज़ें? तो ये आपका हो गया मरुस्थलीकरण। बेसिकली सरल भाषा में, जब कोई उपजाऊ भूमि जिस प्रक्रिया के द्वारा एक प्रकार की कोई उपजाऊ भूमि है वो एक प्रकार से किसी प्रक्रिया के द्वारा जब एक प्रकार से वो मरुभूमि में यानी कि अनुर्वरक बन जाती है, या उस पर एक प्रकार से दोबारा फसलें नहीं उत्पादित हो सकती हैं, तो ऐसी भूमि बेसिकली कही जाती है मरुस्थली, मतलब मरुस्थल भूमि, या एक प्रकार से इस प्रक्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये है कि ऐसी भूमि जो कि पहले उर्वरक होती है, बाद में एक प्रकार से वो अनुर्वर हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक प्रकार से उस पे चाहे लगातार आप पशुओं को चराएंगे या उस पे एक ही फसल लगातार बोएंगे, तो ऐसे स्थिति में हो जाता है। ठीक है, चीज़ें समझे? तो मरुस्थलीकरण का सामान्य अर्थ क्या होता है? उपजाऊ और अमरुस्थलीकरण भूमि, मतलब कि उपजाऊ एवं अमरुस्थलीय भूमि का मरुस्थलीय भूमि में परिवर्तन हो जाना ही मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया। मरुस्थलीकरण एक प्रक्रिया है या एक प्रोग्रेस है जिसके माध्यम से एक अच्छी भूमि एक बेकार भूमि में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, पर्यावरणविदों ने इसको परिभाषित किया है, कहा कि मरुस्थलीकरण एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? एक सिस्टमेटिकल प्रक्रिया है। ठीक है, जो न्यून वर्षा वाले शुष्क, यानी न्यून माने जहाँ पर कम पानी बरसता है वहाँ पर, शुष्क और अर्ध शुष्क, शुष्क माने हो तो सूखा एरिया। ठीक है, अर्ध शुष्क मतलब कुछ सूखे एरिया में जहाँ पर पानी नहीं बरसता है, जहाँ की वायु में नमी कम होती है, आर्द्रता कम होती है, उन क्षेत्रों में निरंतर चलती रहती है मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया। ठीक है, यानी मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया कहाँ पर चलती है? जहाँ पर बारिश कम होती है, जहाँ पर एक प्रकार से शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र होते हैं, यानी गर्म वाले क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर एक प्रकार से वायु में नमी नहीं होती है। जलवायु परिवर्तन या अन्य कारकों के कारण से भूमि का अपक्षय होता है। अपक्षय का मतलब होता है भूमि का एक प्रकार से जो है कट करके बह जाना ही, एक प्रकार भूमि का कट जाना
और उसके साथ बह जाना ही एक प्रकार से मतलब अपर्दन तो बहना होगा, लेकिन अपक्षय माने टूट जाना, भूमि अलग हो जाती है, जिससे वह भूमि शुष्क और अर्ध शुष्क भूमि में परिवर्तित हो जाती है। भूमि का अपक्षय हो जाता है। कभी कभी आप देखते हैं जब सूखा पड़ता है तो खेतों में क्या हो जाती है, दरारें पड़ जाती हैं, मोटी मोटे एक प्रकार से खेतों में दरारें पड़ जाती है। आप धान का एक प्रकार से खेत कभी काटे होंगे, धान के खेत में आप देखेंगे जैसे जैसे पानी खत्म होता जाता है तो धान के खेत में ज़मीनें फटनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, क्यों? चूँकि वो तो अभी तक पानी भरा था, लेकिन जब पानी सूख रहा होता है उस दौरान एक प्रकार से ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ती, जिससे वह भूमि शुष्क यानी सूखा और अर्ध शुष्क यानी कि थोड़ा सा सूखा भूमि में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को ही मरुस्थलीकरण कहा जाता है। तो इतना आप लिख देंगे, बड़े आराम से इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा। तो मरुस्थलीकरण एक आपका टॉपिक है। आपका मरुस्थलीकरण टॉपिक तो समझ में आ गया होगा कि मरुस्थलीकरण क्या है। तो ऐसे में आप समझ जाएंगे कि जब भी आपके दिमाग में कोई भी मरुस्थलीकरण को लेकर के प्रश्न आएगा तो जो मैंने चीज़ें समझाई आपके दिमाग में रहेंगी और आप पेपर में उत्तर लिख पाओगे। ठीक है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो बच्चे मरुस्थलीकरण टॉपिक नहीं पढ़े हैं या मैंने उनको नहीं पढ़ाया है, तो मरुस्थलीकरण टॉपिक आपका आज ख़त्म, तैयार हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे वायु प्रदूषण। ये भी एक टॉपिक है आपके पेपर में। ठीक है, आपके मतलब कि आपके सिलेबस में एक टॉपिक है वायु प्रदूषण। वायु माने होता है क्या, हवा, और प्रदूषण माने क्या होता है कि उसमें एक प्रकार से मिलावट हो जाना, यानी वायु की क्वालिटी में घटोत्तरी हो जाना ही एक प्रकार से क्या होता है, वायु प्रदूषण। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी है, 78.8%, यानी 78% पूरे के पूरे वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस विद्यमान है। ठीक है, ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो O2 जो है वो कितनी है, 20.94% या कहीं कहीं पर 21% में मिलता है। 78 इसको लिख देते हैं और 21% इसको लिख देते हैं। आर्गन गैस जो है 0.93% है, और यानी CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को सबसे ज़्यादा गर्म भी करती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषित नहीं करती। कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार सबसे ज़्यादा गर्म करने वाली गैस है। सर्वाधिक अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाली सबसे ज़्यादा प्रदूषण करने वाली कौन सी एक प्रकार से गैस है, तो आप बताएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। क्लियर, ध्यान रखेंगे। अन्य गैसों में 0.2% पाई जाती है। इस अनुपात में थोड़ा सा भी परिवर्तन वायुमंडल की संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित करता है। अगर इन गैसों की मात्राओं में थोड़ा बहुत ऊंचे नीचे हो गया या परिवर्तन हो गया तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा एक प्रकार से दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, जिसका सीधा प्रभाव जीव जगत पर पड़ता है। प्राकृतिक और मानवीय कारणों से वायु को दूषित होने की प्रक्रिया वायुमंडल मतलब वायु प्रदूषण कहलाती है। तो जब भी प्राकृतिक या मानवीय कारणों से, दोनों कारणों से होता है, वायु में दूषित मतलब वायु की जो एक प्रकार से क्वालिटी है उसमें कमी आती है, वायु दूषित हो जाती है, तो वही एक प्रकार से वायु के दूषित होने की प्रक्रिया ही वायु प्रदूषण कहलाती है। मेरे हिसाब से वायु प्रदूषण भी आपका क्लियर होगा कि क्या है ये। देखें, 2023 में क्वेश्चंस वायु प्रदूषण में पूछा गया था कि वायु प्रदूषण में यातायात की क्या भूमिका है। 2023 में अति लघु उत्तरीय में प्रश्न आया था। देखिए, वायु प्रदूषण में यातायात की भूमिका निम्नवत है। यातायात से संबंधित वायु प्रदूषण या TRP मतलब TRP जो होता है वायु प्रदूषण में यातायात की भूमिका जो है ऐसी कि यातायात से संबंधित वायु प्रदूषण या TRP, जिसको आप TRAP कहते हैं, जिसको एक ऐसा वायु प्रदूषण है जो वाहनों के उत्सर्जन से उत्पन्न होता है। यह जीवाश्म ईंधन के दहन के परिणाम स्वरूप होता है। यह उच्च रक्तचाप के और यानी जो हाई ब्लड प्रेशर के बच्चे लोग हैं, रोगी हैं, और उनके लिए अत्यंत हानिकारक भूमिका एक प्रकार से निभाता है। यानी जो एक प्रकार से यातायात के सिलेंडर से जो गैसें निकलती हैं, मतलब यातायात के जो एक प्रकार से पीछे जो साइलेंसर होता है, उस साइलेंसर से जो गैसें निकलती हैं, वह गैसें एक प्रकार से वातावरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। आप देखते हैं कि शहरों में चीज़ें आपको ज़्यादातर एक प्रकार से गाड़ी मोटर चलते हुए दिखते होंगे, तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको दिखाई पड़ती होंगी। ठीक है, तो क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गई। तो वायु प्रदूषण वो होता है, और वायु प्रदूषण में यातायात के जो साधन हैं इनकी एक प्रकार से बहुत भूमिका है, मतलब कि वायु प्रदूषण करने में। वाहनावलिक ईंधन उत्सर्जन के रूप में प्रमुख प्रदूषक हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, बेंजीन और एल्डिहाइड, सीसा, हाइड्रोकार्बन सल्फर के मतलब हाइड्रोकार्बन सल्फर के ऑक्साइड, और जो है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये तमाम प्रकार की गैसें जो होती हैं वो वाहन और ईंधनों के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं, और ये सब गैसें वातावरण को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली या प्रदूषित करने वाली गैसें हैं, जिसमें खास करके कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वातावरण को सबसे ज़्यादा दूषित करने वाली गैस है। तो वायु को सबसे ज़्यादा कौन सी गैस प्रभावित करती है, CO। मतलब कि
कार्बन मोनोऑक्साइड इसको बोलते हैं, ठीक है। CO2 को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। चूँकि यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा 2 ठो होती है, ऑक्सीजन के 2 अणु होते हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन के 1 अणु होता है और कार्बन का 1 अणु होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रदूषण है जल प्रदूषण। क्या है? देखिए, जैसे ही वायु प्रदूषण होता है ऐसे ही जल प्रदूषण भी होता है। जल प्रदूषण मतलब कि जब भी जो जल की क्वालिटी है उसमें घटोत्तरी हो जाए तो जल प्रदूषण वो होता है, उसमें एक प्रकार से कोई दिक्कत आ जाए। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको आप WHO के नाम से जानते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि जब प्राकृतिक या अन्य स्रोतों से बाह्य पदार्थ जल में मिल जाते हैं जिनका दुष्प्रभाव जीवों के स्वास्थ्य पर पड़ता है तो जल में विषाक्तता होने मतलब कि हो जाती है। क्या होती है? जल में भैया, जल में विषाक्तता हो जाती है तथा जल के सामान्य ऑक्सीजन स्तर में क्या आ जाती है? गिरावट। क्योंकि जल जो होता है उसका सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र होता है H2O, ठीक है। क्या होता है? H2O, यानी इसमें भी ऑक्सीजन जल में होता है। और जब वायु में मतलब जल में क्या होता है? जब कोई प्रदूषित चीज़ें मिल जाती हैं तो ये ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो घटने लगती है। इस वजह से तमाम प्रकार की बीमारियां फैल जाती हैं, ठीक है। ऑक्सीजन स्तर में गिरावट आती है, जल जनित महामारियां फैलने शुरू हो जाती हैं उसी दौरान, अन्य दुष्प्रभाव पड़ते हैं तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण का मतलब सीधा सीधा कि उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाना जल में तमाम प्रकार के प्रदूषकों के द्वारा, ठीक है। ये होता है आपका जल प्रदूषण। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ठोस प्रदूषण क्या है? फटाफट से आप बताएंगे कौन सा प्रदूषण भैया? ठोस प्रदूषण क्या है? आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, ठोस प्रदूषण की अगर बात की जाए तो ठोस अपशिष्ट में सामान्यतया घरों तथा उद्योगों से हटाया गया या बाहर फेंका गया वह अनावश्यक ठोस पदार्थ होता है। जैसे कि आपने, जैसे ये मैंने बोतल है, अब इस बोतल का मैंने एक प्रकार से इसमें पानी भर के पिया, मतलब ठंडा पिया और इस बोतल को फेंक दिया, ठीक है। या एक प्रकार से मान लेते हैं मैंने कोई भी चीज़, ये मैंने चार्जर यूज किया, अब ये चार्जर मेरे किसी का काम का नहीं थे, मैंने इसको उठा के फेंक दिया, तो ये सब एक प्रकार से ठोस अपशिष्ट के रूप में एक प्रकार से क्या होते हैं? ये एक प्रकार से ठोस अपशिष्ट होते हैं और ठोस प्रदूषण यही होते हैं, ठीक है। तो जो सामान्य कार्यों के द्वारा उत्पन्न होता है तथा इसके अंतर्गत वे समस्त पदार्थ सम्मिलित होते हैं जो मानव के द्वारा व्यर्थ मान करके फेंक दिए जाते हैं। इन ठोस पदार्थों को कचरा यानी कि रिफ्यूज़ या कूड़ा करकट यानी जिसको आप रबिश बोलते हो वो भी कहा जाता है। ठोस अपशिष्ट में ठोस अवस्था वाले व्यर्थ पदार्थ सम्मिलित होते हैं तथा ये जैव अपघटनशील यानी कि बायोडिग्रेडेबल या गैर जैव अपघटनशील पदार्थ होते हैं, ठीक है। यानी कुछ ऐसे होते हैं जो कि एक प्रकार से अपघटित हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपघटित नहीं होते हैं। तो ये सब पदार्थ एक प्रकार से वो जब वातावरण में फैलते हैं तो ये पड़े रहते हैं, तो यही सब एक प्रकार से ठोस अपशिष्ट होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न कौन सा है? प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर के मैंने अगले मॉडल पेपर में ऑलरेडी आपको बताया था, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखिए, ग्रीन हाउस गैसेस क्या है? पृथ्वी की ग्रीन हाउस गैसेस वायुमंडल में गर्मी को रोकती हैं। वायुमंडल में जो गर्मी होती है उसको एक प्रकार से रोक लेती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस या इसको हरित गृह प्रभाव कहते हैं। अमेरिका या बड़े बड़े इंग्लैंड के बड़े देशों में जहाँ पर ठंडी का माहौल बहुत ज़्यादा रहता है, वहाँ पर गर्मी वाली सब्जी खाने का मन अगर किसी का करे तो कैसे खाए? इसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया? इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक प्रकार से नियम बनाया या वैज्ञानिकों ने एक प्रकार से व्यवस्था करी किसकी? हरित गृह गैसों की। ऐसी गैसों की खोज करी जो गैसें बेसिकली एक ऐसा एरिया बनाया गया जिसमें एक प्रकार से गर्मी मतलब गर्मी उत्पन्न करने, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया गया। कैसे? सूर्य की प्रकाश आई और वहीं पर उस सूर्य के प्रकाश को, ऊष्मा को रोक लिया गया और उसके अंदर भर दिया गया और बाहर का वातावरण जो है ठंडा है, 16 डिग्री सेल्सियस तापमान, अंदर का एक प्रकार से बना दिया कितना? 25 डिग्री या 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, ताकि वो गर्मी वाली फसल भी वहाँ पर उग सके। यानी ऐसे गृह को बनाना एक प्रकार से उद्देश्य था ताकि एक प्रकार से वहाँ पर ठंडी वाली मतलब कि जो गर्मी वाली फसलें हैं वो भी उत्पादित की जा सकें, ठीक है। तो ये उद्देश्य था हरित गृह, मतलब का प्रभाव यही है, मतलब हरित गृह यही है। लेकिन इसलिए हरित गृह गैसें एक प्रकार से बताई जाती है क्योंकि क्या होता है कि CFC वगैरह हो गई या फिर अन्य जो गैसें हो गई, ये सब एक प्रकार से वातावरण को गर्म भी कर रही है, वातावरण को दूषित भी कर रही है।
इस वजह से तमाम प्रकार की चीज़ें एक प्रकार से वातावरण में आज देखने को मिल रही हैं। तो पृथ्वी एक प्रकार से लगातार गर्म होती जा रही है और इन्हीं गैसों की वजह से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही। तो ग्रीन हाउस गैसेस वे हैं जो वातावरण को गर्म करती हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस वायुमंडल में गर्मी को रोकती हैं और ग्रह को गर्म करती हैं, यानी पृथ्वी पर रुकती हैं तो पृथ्वी को गर्म करेंगी। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैसों में खास करके आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ठीक है, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प, ये सब गैसें जो हैं ये वातावरण को सबसे ज़्यादा गर्म करने वाली गैसेस हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न पूछा गया था 2023 में। अगला क्वेश्चन है वैश्विक तापन की अभिनव प्रवृत्तियों के बारे में बताएं। 2023 में ये भी प्रश्न पूछा गया। वैश्विक तापन की अभिनव माने कुछ नई प्रवृत्तियां बताएं। देखिए, वैश्विक तापन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के तापमान में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ग्लोबल वार्मिंग जिसको आप कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को वैश्विक तापन कहा जाता है। यानी विश्व में लगातार तापमान बढ़ा है। तापमान बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ है, पृथ्वी का तापमान बढ़ा, जिससे जो ध्रुवों पर एक प्रकार से जो नॉर्थ हो या साउथ पोल पर जो बर्फ़ के बड़े बड़े चट्टानें हैं वो पिघलनी शुरू हो गई हैं। इससे एक प्रकार से क्या हो रहा है, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। ध्रुवों की बर्फ़ तेज़ी से पिघलने लगती है, जिसके कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। वैश्विक तापन वृद्धि से तूफान, बाढ़, जंगल की आग, सूखा और लू के खतरे की आशंका बढ़ जाती है। इसके प्रभाव से तेज़ तूफान, अंधड़ और आंधी के साथ बारिश की घटनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। वैश्विक तापन के प्रभाव से जलवायु में परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा है, आजकल आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से वैश्विक तापन का मतलब क्या होता है, वायुमंडल का गर्म होना। तो वैश्विक तापन अपने आप में एक चैप्टर है आपके पाठ्यक्रम में। आज ये चैप्टर भी आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखिए वैश्विक तापन का मतलब, तो वैश्विक मतलब विश्व स्तर पर पूरा विश्व जब गर्म हो जाता है, किन गैसों से गर्म होता है, तो वो ग्रीन हाउस गैसेस से गर्म होता है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी, जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जलवाष्प हो गया, ठीक है, नाइट्रस हाइड्रोक्स मतलब नाइट्रस ऑक्साइड हो गई। ये सब गैसेस वातावरण को क्या करती हैं, गर्म करती हैं। जिससे क्या होता है, जिससे जब वातावरण गर्म हो जाता है तो जो मतलब कि जो ग्लेशियर्स में पिघलना प्रारंभ कर देते हैं, इससे समुद्र का जलस्तर बढ़ जाता है। जो द्वीप के इलाके होते हैं समुद्र किनारे किनारे, वो डूब जाते हैं। समुद्र में चक्रवात, तूफान, आंधी ये सब आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं किसके, वैश्विक तापन से। वातावरण के गर्म से एक प्रकार, वो गर्म होने से एक प्रकार से बहुत ज़्यादा हानियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, फटाफट से आप देखेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में लिखिए। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को शॉर्ट फॉर्म में CFC बोलते हैं। CFC एक गैस है, ठीक है, जो वातावरण को गर्म भी करती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC कहते हैं। एक कार्बनिक यौगिक है ये, जो केवल कार्बन, क्लोरीन और हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणुओं से मिलकर के बनता है। CFC गैर ज्वलनशील रसायन है। इसका उपयोग एरोसोल स्प्रे के निर्माण में, फोम और पैकिंग सामग्री के लिए, ब्लोइंग एजेंट, सॉल्वेंट्स और रेफ्रिजरेंट के रूप में किया जाता है। यानी कि CFC का प्रयोग आप देखते हैं फ्रिज, रेफ्रिजरेटर वगैरह में, खास करके AC वगैरह में, एयर कंडीशनर में प्रयोग किया जाता है। ये पृथ्वी की ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं। देखिए 3-4 प्रकार की गैसों में मैं आपको बता दूं। वातावरण को सबसे ज़्यादा गर्म करने वाली गैस कौन सी है, जो गैस वातावरण को गर्म करेगी वही गैस एक प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होगी, वही गैस एक प्रकार से ग्रीन हाउस गैस कही जाएगी। ठीक है, वातावरण को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करने वाली गैस कौन सी है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। वातावरण को सबसे ज़्यादा गर्म करने वाली गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। वातावरण को एक प्रकार से अगर पूछे कि वातावरण को एक प्रकार से सबसे ज़्यादा एक प्रकार से वातावरण में ओजोन परत को कौन सी गैस नुकसान पहुंचाती है, तो CFC गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। जो है रेफ्रिजरेटर से जो निकलती है, AC से निकलती है, जो ये सब हमारी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये पृथ्वी की ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। CFC को 1986 से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इससे कृषि और जैव विविधता पर नकारात्मक यानी नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। इस वजह से इसको एक प्रकार से बैन कर दिया गया है, इस गैस को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है IPCC 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का अंतर सरकारी पैनल। ठीक है, तो इसमें एक प्रकार से क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है भैया, इसका फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है IPCC का। I माने होता है इंटर गवर्नमेंटल, P माने होता है पैनल, ऑन माने मतलब ऑन क्लाइमेट, C माने क्लाइमेट, C माने चेंज। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र यानी UNO जो है उसका एक अंग है, निकाय है। यह संयुक्त राष्ट्र का निकाय है। यह संयुक्त राष्ट्र
कि एक ऐसी इकाई है जो जलवायु विज्ञान और जलवायु परिवर्तन का मूल्यांकन करती है। इससे जुड़े वैज्ञानिक तेज़ी से हो रहे हैं इसमें, मतलब इसमें इससे जुड़े वैज्ञानिक तेज़ी से हो रहे जलवायु परिवर्तन के मौजूदा प्रभाव और उसकी वजह से भविष्य में आने वाले खतरों की समीक्षा भी कर चुके हैं कि इससे एक प्रकार से क्या होगा आईपीसीसी से, ठीक है, मतलब किस तरीके से जलवायु का परिवर्तन हो रहा है, किस तरीके से तापमान बहुत बढ़ा है। तो इस वजह से एक प्रकार से चीज़ें वैज्ञानिकों ने आंकड़ा लगाया है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, आपदा क्या है? आपदा, आपदा का मतलब होता है कोई अचानक से कोई चीज़ घटित हो जानी ही आपदा कहलाती है। सामान्य अर्थों में आपदा का अर्थ होता है भारी क्षति, ठीक है, यानी कि वेरी हैवी लॉस। जब भी एक प्रकार से किसी चीज़ के आ जाने से आपका बहुत नुकसान हो जाए तो वही आपदा होती है। आपदा एक अचानक होने वाली दुर्घटना या एक प्राकृतिक विध्वंस होता है जिसके कारण से बहुत बड़े स्तर पर हानि और जीवों को सफाया, मतलब जीवों का सफाया हो जाता है, यानी कि जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। विभिन्न प्राकृतिक या मानवीय प्रक्रमों के द्वारा उत्पन्न वह प्रक्रम जिसमें मानव समाज को धन जन की भारी क्षति होती, हानि होती है। और प्राकृतिक प्रकोप या प्राकृतिक, मतलब कि प्राकृतिक चीज़ें हो सकता है मानव जनित भी हो और प्राकृतिक भी हो, तो इसी को आपदा कहते हैं, प्राकृतिक आपदा कहते हैं। ये हो गया आपदा को लेकर के। आपदाएं दो प्रकार की होती हैं। आपदाएं कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है प्राकृतिक आपदा, ठीक है, प्राकृतिक आपदा मैंने आपको पढ़ाया भी है, प्राकृतिक आपदा। और दूसरी होती है क्या भैया? कृत्रिम आपदा। प्राकृतिक आपदा में जैसे कि आपका क्या हो गया, बाढ़ हो गया, ठीक है, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, ठीक है, ये सब भूस्खलन वगैरह हो गए। कृत्रिम में जैसे आपका क्या हो गया, कहीं पर दंगा हो गया, ठीक है, कहीं पर कोई दंगा हो गया, मारपीट हो गई, या एक प्रकार से कोई बिल्डिंग ढह जाए, ठीक है, कोई इमारत ढह जाती है, तो ये सब एक प्रकार से क्या है, कृत्रिम एक प्रकार से आपदाएं हैं। क्लियर, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर मान लेते हैं इसका आपको पीडीएफ प्राप्त करना है, किसी भी सब्जेक्ट का कोर्स लेना है या ऑब्जेक्टिव का, लिखित का, किसी का भी आपको बीए थर्ड सेमेस्टर में है, आपको सभी सब्जेक्ट के कोर्स एक प्रकार से लॉन्च कर दिए गए हैं। अब कोर्स में एक प्रकार से बेसिकली आपको मिलना क्या है, कोर्स में आपको मिलेगा पीडीएफ नोट्स, ठीक है, जो भी क्लास आपको यूट्यूब पर मिलेगी उन सभी का पीडीएफ नोट्स आपको ग्रुप में मिलता रहेगा। एसएमएस करेंगे 9161 93 60 62, ऐसे ही और तमाम वीडियो आएंगी, कुछ चैप्टर वाइज वीडियो, 4-5 चैप्टर 6 चैप्टर हो चुके हैं, उसकी भी पीडीएफ आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ मिलेगी। साथ ही साथ मॉडल पेपर की महासंग्राम रिवीजन क्लास की पीडीएफ मिलेगी और क्वेश्चन पेपर की भी पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। तो आपको एसएमएस करना है इस पर, क्या, अपना नाम, इस नंबर पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, और अपने सब्जेक्ट्स का नाम, अपने किसका नाम भैया, अपने सब्जेक्ट्स का नाम आपको एक प्रकार से सेंड करना है। ओके, ध्यान रखेंगे, आपको एक प्रकार से मात्र 100 रुपीज़ पे करने होंगे। उसके बाद में आपको ग्रुप से क्या कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप है, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, उससे आपको ऐड कर दिया जाएगा और वहाँ पर आपको क्या मिलेगी, जो है लाइव क्लास की लिंक मिलती रहेगी, ठीक है, जब भी क्लास होगी तो उसकी आपको लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ में आपको पीडीएफ भी उसकी मिलती रहेगी। पीडीएफ के साथ साथ जो विभिन्न विश्वविद्यालय क्वेश्चन पेपर होंगे उनकी पीडीएफ मिलेगी, उसको सॉल्व करवाएगा तो उसका हल भी आपको मिलेगा। इस तरीके से बहुत ही बेनिफिट्स आपका होगा। और केवल एक सब्जेक्ट जियोग्राफी का ही नहीं, बल्कि इसी के साथ साथ बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी मात्र इसी पैसे में 100 रुपये में करवा दी जाएगी। इसके साथ ही साथ आपका जो को करिकुलर कोर्स होता है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, उसकी भी तैयारी इसी 100 रुपये में करवा दी जाएगी, यानी 100 रुपये में पूरा थर्ड सेमेस्टर आपका पढ़ाया जाएगा। क्लियर, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एसएमएस करिए। चले आगे समझते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ये सब क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे गए हैं, आप सभी लोग इनको बड़े ध्यान से देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन संख्या अगली आ चुकी है, बाघ परियोजना पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए या संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। देखिए, जंगली जीव हर उस वृक्ष, पौधे, जानवर और अन्य जीव को कहते हैं जिसे मानवों के द्वारा पालतू ना बनाया जा सके, उन्हीं को जंगली जीव कहते हैं। जंगली जीव दुनिया के सभी परितंत्रों यानी इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, जिसमें खास करके रेगिस्तान हो वहाँ पर भी कुछ जीव जंतु पाए जाएंगे, वनों में, घास भूमि में, मैदानों में, पर्वतों में, शहरी क्षेत्रों में, सभी जगह पर आप देखेंगे तो आपको एक प्रकार से चीज़ें मिलेंगी, मतलब तमाम प्रकार के जीव जंतु मिलेंगे, ठीक है। वन्य जीव जंगली जीवों की वह श्रेणी होती है जो मानव बसेरों से बाहर वनों में, पर्वतों में इत्यादि जगहों पर रहते हैं। इसके विपरीत बहुत से गिलहरियों, कबूतरों और चमगादड़ों जैसे जंगली जीव वनों से बाहर शहरों में भी आपको बसते हुए मिलते हैं। गिलहरियाँ अक्सर वनों से बाहर शहरों में रहती हैं, लेकिन जंगली जीव ही समझी जाती हैं गिलहरी वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, बाघ एक प्रमुख वन्य जीव है, ठीक है, और बाघ की संख्या में घटोतरी हो रही थी, इस वजह से बाघ को लेकर के तमाम काम किए गए, बाघ परियोजना बनाई गई, ठीक है।
मनुष्यों ने बहुत तेज़ी से जंगली जीवों को विश्व भर में अपने प्रयोग के लिए पालतू बनाया, जिसका वातावरण पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यानी कि जैसे चिड़ियाघर बना दिया, ये सब बना दिया। तो बहुत सी संस्कृतियों में पालतू और जंगली में गहरा अंतर समझा आता है। अक्सर जंगली जीवों की साधारण और कानूनी परिभाषा में केवल जानवरों, पक्षियों और मछलियों को ही मान्यता दी जाती है, और वनस्पति, कीट और कीटाणु जगत के सदस्यों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रमुख वन्य जीवों में कौन आते हैं? जैसे सिंह हो गया, बाघ, हाथी, सियार, ठीक है, लोमड़ी, सुअर, लकड़बग्घा, जिराफ, खरगोश, हिरण, बारहसिंगा, चीता, शेर, घोड़ा, कुछ प्रमुख वन्य जीव ये सब हैं। ठीक है, अब ये सब एक प्रकार से क्या है? वन्य जीव हैं। इन्हीं को लेकर के एक प्रकार से ये बाघ परियोजना चलाई गई है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। बाघ परियोजना बाघों को एक प्रकार से सुरक्षित करने के लिए परियोजना चलाई गई। प्रश्न संख्या अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या है भैया? चिपको आंदोलन क्या है? तो चिपको आंदोलन में एक प्रकार से पेड़ को काटने से रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया। सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन शुरू किया गया, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। और चिपको आंदोलन की अगर बात करें महोदय, तो चिपको आंदोलन जो है, ये चिपको आंदोलन एक प्रकार से शुरू किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। क्या करते थे? पेड़ों को काटने से, मतलब लोग पेड़ों को जब काट रहे थे तो पेड़ों की रक्षा के लिए क्या करते थे? ये लोग जाकर के पेड़ों को ऐसे पकड़ करके चिपक जाते थे, इसलिए इसको चिपको आंदोलन कहते थे कि पहले मेरे को काटो फिर पेड़ को काटना, ऐसा बोलते थे। ठेकेदारों के द्वारा गढ़वाल हिमालय के वन संसाधनों के विदोहन, यानी वन संसाधन का एक प्रकार से खूब तेज़ी से दोहन हो रहा था हिमालय में, गढ़वाल हिमालय में। उसको विदोहन के विरोध में सन 1970 ईस्वी के दशक में यह एक पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया गया एक ऐसा अहिंसक आंदोलन था, जिसमें पुरुषों के साथ साथ स्थानीय महिलाओं तथा बच्चों ने भी सक्रिय भागीदारी की। इस आंदोलन का नाम चिपको नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब स्थानीय ठेकेदार गढ़वाल में वृक्षों काटने के लिए आते थे तो उन काटे जाने वाले वृक्षों से यहाँ के स्थानीय लोग जो होते थे, बच्चों तथा महिलाओं के साथ उन वृक्षों से चिपक जाते थे। सबसे पहले इस आंदोलन का प्रारंभ ऊपरी अलकनंदा घाटी, अलकनंदा एक नदी है जो गंगा को पहले अलकनंदा के नाम से जानते हैं अभी भी, जहाँ से निकलती है। तो अलकनंदा घाटी में बसे मंडल नामक ग्राम से अप्रैल 1973 में हुआ, जहाँ से ये तेज़ी के साथ गढ़वाल के अन्य क्षेत्रों में फैल जाता है। चिपको आंदोलन सन 1974 ईस्वी में उस समय पराकाष्ठा पर रहा, मतलब पहुंच गया था जब जब जोशीमठ से 65 किलोमीटर दूर स्थित रेनी ग्राम में अधिकांश पुरुष पास के जंगल की नीलामी के विरोध में प्रदर्शन करने लग गए थे, तथा इस अवसर का लाभ उठाने के लिए ठेकेदार वृक्ष काटने सैकड़ों मजदूरों के साथ ग्राम में आ गए थे। इस तरीके से इसका एक प्रकार से इसके आ जाने से बहुत ज़्यादा एक प्रकार से इस बात को लेकर के रोक लगाई गई। चिपको आंदोलन को एक प्रकार से यहाँ पर क्या मिला? थोड़ा सा वो मिला कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आ चुका है भैया, प्रश्न आ चुका है पर्यावरण को लेकर के। पर्यावरण की मुख्य विशेषताएं बताएं। पर्यावरण की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखें, पहली विशेषता है अजैविक और भौतिक तत्व व जैविक घटक पर्यावरण के महत्वपूर्ण भाग हैं तथा पर्यावरण के अजैव और जैव तत्व अपनी विशेषता के अनुसार पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पर्यावरण का पहली विशेषता यही है। पर्यावरण में दो तत्व होते हैं, एक होता है भौतिक और एक होता है अभौतिक। इसको आप एक प्रकार से अजैविक और जैविक भी कह सकते हैं। ठीक है, जैविक माने जीव जंतु ये सब चीज़ें, और अजैविक माने जो तमाम प्रकार के प्रोडक्ट वगैरह हैं। दूसरी विशेषता, पर्यावरण सदैव बदलता रहता है, यानी परिवर्तन होता रहता है, अर्थात पर्यावरण की प्रकृति गतिशील होती है तथा पर्यावरण की गतिशीलता का प्रमुख कारण क्या होता है? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का होना। सौर ऊर्जा की वजह से पर्यावरण में लगातार परिवर्तन होता रहता है और परिवर्तन जरूरी भी है। परिवर्तन प्रकृति का नियम भी है। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तीसरी विशेषता आप लिखेंगे, पर्यावरण में जीवों का परस्पर सहवास अनिवार्य लक्षण होता है, यानी कि एक जीव दूसरे जीव से क्या करे? सहवास, यानी साथ साथ रहें और चीज़ें करें। जीवों के चारों ओर की वस्तुएं पर्यावरण का निर्माण करती हैं। यानी पर्यावरण किसे कहते हैं? जो चारों तरफा मनुष्य को घेरे हुए है, वही सभी दशाएं, उन सभी दशाओं का योग जो मनुष्य को चारों ओर से घेरे हुए हैं और मनुष्य को प्रभावित भी करती हैं, वही पर्यावरण कहलाती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर। अगली बात है, पर्यावरण जैव जगत का निवास क्षेत्र होता है। क्या? पर्यावरण जो होता है जैव जगत का क्या होता है भैया? निवास क्षेत्र होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, इसके अलावा पर्यावरण में संसाधनों का अपार भंडार है। क्या भैया? पर्यावरण में संसाधनों का क्या है? अपार भंडार है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। पर्यावरण में क्या है? संसाधनों का अपार भंडार है। ये बात ध्यान रखेंगे। अगला विशेषता देखेंगे पर्यावरण की। पर्यावरण स्वनियंत्रण और स्वपोषण पर आधारित है, यानी पर्यावरण अपनी क्षतिपूर्ति स्वयं करता है। ठीक है, स्वनियंत्रण अपने आप में कंट्रोल भी करता है। पर्यावरण में विशिष्ट भौतिक
क्रियाएं कार्यरत रहती हैं कई सारी। पर्यावरण में पार्थिव एकता विद्यमान रहने के साथ साथ क्षेत्रीय विविधता भी मिलती है, यानी क्षेत्र स्तर पर आपको विविधता दिखाई देगी। लेकिन पर्यावरण में एक प्रकार से पार्थिवता का मतलब क्या होता है? पार्थिवता का मतलब क्या होता है कि अंदरूनी रूप से सभी जुड़े हुए हैं आपस में, अंतर से सारे पौधे, पेड़ पौधे, पहाड़ सब एक हैं, लेकिन एक प्रकार से बाहर से अलग हैं। अगले विशेषता है पर्यावरण की कि पर्यावरण परिवर्तनों के प्रति जीव अनुकूलता उत्पन्न करते रहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप लोगों ने इन चीज़ों को पढ़ा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खनन कार्यों का वनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आधुनिक काल में खनन वन विनाश का प्रमुख कारण बन रहा है। खनन माने जो खाने हैं बड़ी बड़ी, जहाँ से कोयला वगैरह निकाले जाते हैं, तो उनसे क्या होता है, वन का विनाश हो रहा है। अनियोजित और अनियंत्रित खनन में क्या होता है, वनों की अत्यधिक हानि हुई है और पर्यावरण ह्रास की दर बढ़ गई है। खनन के कारण निम्न प्रकार से वन विनाश होता है। कैसे? खनन की वजह से वनों का विनाश कैसे होता है? पहली बात, वन आच्छादित क्षेत्रों में खनन हेतु सर्वप्रथम वृक्षों को काट करके भूमि की ऊपरी परत हटा दी जाती है, तब एक प्रकार से वहाँ पर खुदाई वगैरह की जाती है, तो इससे वृक्षों को नुकसान होता है। इसके अलावा खनन के लिए हटाई गई भूमि की ऊपरी परत तथा खानों से निकलने वाले मलबे व अवशिष्ट को निकट ही वन भूमि पर निस्तारित कर दिया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तीसरी बात, खनन क्षेत्र के प्रसार के साथ वन क्षेत्र का संकुचन तथा जैव विविधता का नाश होता जाता है। इसके अलावा खदानों तक पहुंचने के लिए वनों में परिवहन मार्गों के निर्माण से वनों को हानि होती है। इस तरीके से आप देखेंगे कि वन निर्माण मतलब कि एक प्रकार से इन सभी से खनन की वजह से एक प्रकार से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। किसको भाई? पर्यावरण को या जंगल को। उत्खनन से बने विशाल गर्तों, मतलब गर्त माने जो होता है गड्ढा और मलबों के ढेर पर निकट भविष्य में प्राकृतिक रूप से वन विनाश मतलब कि वन विकास की संभावना समाप्त हो जाती है। इससे वनों का विकास नहीं हो पाता। इसके अलावा वनों में चोरी छिपे किए जाने वाले अवैध और अव्यवस्थित खनन से वनों को अत्यधिक हानि होती है। अगला कार्य है कि वन क्षेत्रों में खदान के निकट मतलब वन क्षेत्रों में खदान के निकट ही खनिकों के आवास निर्माण से वनों को हानि पहुंचती है, क्योंकि वहीं पर जो खुदाई करेंगे लोग वहीं पर रहेंगे, इससे वन को नुकसान होगा। इसके अलावा खनन श्रमिक व कारीगर आसपास के वृक्षों का उपयोग औजारों को धार देने, विशेषता इमारती और पत्थर का खनन तथा घरेलू ईंधन के रूप में करते हैं। इसके अलावा विस्फोटकों तथा खनन धूलि से होने वाले प्रदूषण का दुष्प्रभाव वन्य प्राणियों एवं वनस्पतियों पर पड़ता है। इससे वनों का पारिस्थितिक तंत्र जो होता है गड़बड़ा जाता है। खनिजों को निकालने के लिए भूमि की अंदर परत दर परत खुदाई के क्षेत्र खोखला व कमज़ोर हो जाता है और ज़मीन धंसने लगती है। भूस्खलन से वन हानि और जनहानि भी होती है। भूस्खलन एक प्रकार से पृथ्वी जो है एक प्रकार से क्या होता है, उसको मतलब पत्थर टूट करके पृथ्वी में जब कोई दिक्कत होती है, इसकी वजह से एक प्रकार से भूस्खलन होते हैं, लैंडस्लाइड होती हैं पर्वतीय एरियाओं में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। एक मिनट मैं आपको चीज़ें को दिखा दूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि गुरुजी एक प्रकार से इतना बहुत ज़्यादा लो लेवल में क्यों है, चूँकि इस दौरान एक प्रकार से मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त रहा। ऐसा शेड्यूल ही फिक्स हो गया कि मैं पहले वहाँ पर गया, वैष्णो देवी गया, फिर उसके बाद में वहाँ से आया, तो एक प्रकार से फिर घर पे पहुँचा, तो कुछ दिनों तक क्लास मैंने करवाई। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि लगातार एक चीज़ें, फिर नवरात्रि आ गई, उसमें थोड़ा सा व्यस्तता हो गई। नवरात्रि के बाद में फिर क्या हो गई भाई, अब नवरात्रि जैसे ख़त्म हुई तुरंत एक प्रकार से फिर क्या हो गया, हमारे घर पे स्वयं कुछ फंक्शन आ गया। बड़े भैया के बच्चे का एक प्रकार से कुछ फंक्शन है, मुंडन संस्कार है, तो उसमें भी एक प्रकार से पूरा घर, चूँकि घर पे ही मैं रह रहा हूँ इस समय, तो पूरा घर एक प्रकार से अव्यवस्थित रहेगा। तमाम सारे रिश्तेदार, तमाम प्रकार के व्यक्ति यहाँ पर आएंगे, तो इससे क्या होगा, अव्यवस्थित रहेगा। ये क्लास में जो शूट कर रहा हूँ, ये वीडियो, चूँकि मैं एक प्रकार से वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊँ अगर, तो आप अभी देखेंगे तो आप सोचेंगे गुरुजी इतना रात्रि को आप क्यों पढ़ा रहे हैं। अभी आप देखिएगा, चलिए मैं डायरेक्ट होम कर दे रहा हूँ। देखें, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, 3:30 हो रहे हैं रात की। ठीक है, मंडे यानी सोमवार। ठीक है, आप ये क्लास देखेंगे रात के 8 बजे से, रात में 8 बजे से, यानी मंडे को यानी सोमवार को आप ये क्लास कब देखोगे, ये सोमवार रात 8 बजे से आप देख रहे हो। ठीक है, कितने से, रात 8 बजे से क्लास आप देख रहे हो। लेकिन वास्तव में क्लास मैंने शूट कब करी भैया, ये क्लास आज मैं शूट कब कर रहा हूँ, 14 अक्टूबर। यहाँ पर आप देखें 14 अक्टूबर 2024 मंडे 3:30 AM की बात मैं कर रहा हूँ। ये PM मतलब कि ये क्या है, ये रात का 3:30 है ये। ठीक है, यानी जो रात में आप लोग सो रहे होंगे तब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो
तो ये एक प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। तो रात में 3-4 बजे तक मैंने मतलब कि मैं एक प्रकार से फिर गया था अभी, तो मैं आया, मैंने एक प्रकार से ये वीडियो रात में शूट करी ताकि एक प्रकार से आपके लिए कुछ व्यवस्था कर दी जाए। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे गुरुजी एक प्रकार से क्लास नहीं ले रहे हो, तो बड़ी व्यवस्था। और देखिए तबीयत मेरी कितनी डाउन है, आप देख पा रहे होंगे, जो है नींद भी आ रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी एक प्रकार से आपके लिए मैं जो है आया हूँ और आपके लिए पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा एनर्जी लेवल मेरा डाउन ज़रूर है, मैं बार बार महसूस भी कर रहा था, तो मैंने सोचा आपको बता दूं ताकि आपको ये ना लगे कि गुरुजी एक प्रकार से इतना डाउन एनर्जी में क्यों पढ़ा रहे हैं। डाउन एनर्जी में पढ़ाने से क्या होता है कि बच्चे एक प्रकार से डीमोटिवेट हो जाते हैं, और मैं नहीं चाहता हूँ एक प्रकार से आप डीमोटिवेट हों, ठीक है। इसी वजह से मैंने क्या किया, इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पर चीज़ें दिखाई ताकि आप देख करके खुद ही विश्वास के गुरुजी एक प्रकार से कितनी मेहनत के साथ आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चले आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। चले भैया, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, चक्रवात या साइक्लोन क्या है? देखिए, समुद्री तूफान व चक्रवात जैसे प्राकृतिक आपदाओं से जन धन की अत्यधिक हानि होती है। इनसे चलने वाली जो प्रचंड हवाएं होती हैं, भारी वर्षा के कारण से बड़े पैमाने पर विनाश होता है चक्रवात से। वायुमंडलीय दशाओं में एकाएक से परिवर्तन से उत्पन्न चक्रवातों को विश्व के विभिन्न भागों में टोर्नेडो, टाइफून, साइक्लोन, हरिकेन, तमाम प्रकार के नामों से इसको अलग अलग जगहों पर जानते हैं चक्रवातों को। बंगाल की खाड़ी व अरब सागर में आने वाले तूफानों को साइक्लोन या चक्रवात कहते हैं। इनसे मानव, पशु पक्षी, वृक्ष, बंदरगाह, सड़कें, बंदरगाह क्या होते हैं? जहाँ पर हवाई जहाज, मतलब कि जहाँ पर पानी की जहाज़ें रुकती हैं, सड़क, रेल मार्ग, अधिवास जहाँ पर लोग रहते हैं, फसलों को, तमाम प्रकार की नुकसान फसलों को और वृक्षों को, पशु पक्षियों को, सबको होते हैं। विद्युत और दूरसंचार प्रणाली ध्वस्त हो जाती है चक्रवात से, ठीक है। यानी जो बिजली विभाग है पूरा ध्वस्त, खंभे वंभे उखड़ जाते हैं, ठीक है। समुद्र तटीय भागों में 25 से 30 किलोमीटर भीतर तक का क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, पानी भर जाता है। तो चक्रवात एक भीषण, एक प्रकार से तबाही तूफान होता है, समुद्रों से उठता है, ठीक है। बात ध्यान रखेंगे। अगला आपदा है आपकी भूकंप। भूकंप क्या है भैया? भूकंप की अगर बात करें तो भूकंप जो है, इसका आगमन पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापीय दशाओं में परिवर्तन और विवर्तनिक घटनाओं के कारण से होता है। जब एक प्रकार से प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं या एक प्रकार से अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, अंदर तापमान घटता बढ़ता है, इसकी वजह से भूकंप आता है। भूकंप वास्तव में विवर्तनिक बलों की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। भूकंप की तीव्रता यानी इंटेंसिटी तथा परिमाण, यानी एक प्रकार से जो मैग्नीट्यूड होता है, इसका मापन रिक्टर पैमाने पर कहते हैं। किस पर करते हैं? रिक्टर नहीं, रिक्टर पैमाना, रिक्टर पैमाने पर करते हैं। रिक्टर मापक के आधार पर सिस्मोग्राफ के द्वारा मापते हैं, ठीक है। इस मापक की रचना चार्ल्स एफ रिटर महोदय ने 1935 ईस्वी में की थी। इस मापक पर अंकित अंक जो भूकंप की तीव्रता या परिमाण एम को इंगित करते हैं, 0 से लेकर के 9 के बीच में होते हैं। भूकंप के उत्पत्ति केंद्र को भूकंप केंद्र या भूकंप मूल यानी फोकस कहते हैं। भूकंप मूल इस तरह सदा धरातली सतह के नीचे रहता है। इसकी गहराई में एक स्थान से दूसरे स्थान में विभिन्नता पाई जाती है। तो ये आपका भूकंप है कि भूकंप क्या है, इसमें ये आपको लिख देना था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। सुनामी का वर्णन कीजिए। सुनामी क्या है? सुनामी को एक प्रकार से बात किया है तो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। सुनामी एक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। महासागरों की तली में भूकंप आने पर, जब महासागरों के अंदर भूकंप आता है, महासागरों के तल में भूकंप आता है नीचे से, तो इससे क्या होता है, तमाम प्रकार की सब भूकंप आता है और समुद्र का तली फटने लगती है। तो इससे एक प्रकार समुद्र में क्या होती है, ऊंची ऊंची एक प्रकार से क्या होती चीज़ें, लहरें उत्पन्न हो जाती हैं। तो भूकंप आने पर बृहद समुद्री लहरें उठती हैं जो तटवर्ती क्षेत्रों में भयंकर विनाश करती हैं। वही लहरें खूब तीव्र गति से आगे आती हैं और जो समुद्र किनारे का एरिया होता है वहाँ पर एक प्रकार से लहरें, पानी घुस जाता है, बहुत तरीके से तूफान आ जाता है। इन्हें सुनामी कहते हैं। प्रायः प्रशांत महासागर के तटवर्ती भागों में जापान के निकट अधिक सुनामी आती है। भूकंप के केंद्र से ये जैसे जैसे तटरेखा पर पहुंचती है, उनकी ऊंचाई तथा विनाशक क्षमता बढ़ती जाती है। यह जल की भित्ति 15 मीटर से अधिक ऊंची देखी गई है, यानी 15 मीटर ऊंचा, लगभग 1 मीटर समझते हैं कितना होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी एक हाथ पूरा मेरा ये एक मीटर पूरा होता है। ये पूरा हाथ और यहाँ कंधा तक यहाँ पर जो रखे हैं पूरा 1 मीटर होता है। अब आप समझ रहे हैं ना 1 मीटर कितना। ऐसे 15 मीटर ऊंची लहरें उठती हैं। 26 दिसंबर 2004 को 9 देशों में भारी तबाही मचाने वाली सुनामी लहरें इंडोनेशिया के निकट हिंद महासागर में आए शक्तिशाली भूकंप के कारण उठी थी। इस भूकंप की रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 9 मापी गई थी।
इसमें मरने वालों व लापता लोगों की संख्या लगभग 3 लाख के आसपास थी। इनकी विनाश लीला हजारों किलोमीटर दूर स्थित अफ्रीका के पूर्वी तटीय क्षेत्रों, खास करके सोमालिया और तंजानिया तक देखी गई। यानी भूकंप की मतलब भूकंप जो होता है जब समुद्र के अंदर भूकंप आता है तो लहरें खूब ऊँची ऊँची उठती हैं। इससे जो तट के इलाके या द्वीपीय इलाके होते हैं वो सब डूब जाते हैं और उनको एक प्रकार से बहुत भारी नुकसान होता है। अगला क्वेश्चन से भूस्खलन क्या है, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। भूस्खलन एक भूवैज्ञानिक घटना है जिसमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से चट्टान, मिट्टी या मलबे के एक बड़े हिस्से का अचानक और तेजी से ढलान पर नीचे की ओर खिसकना शामिल होता है। भूस्खलन आप देखते हैं जम्मू कश्मीर में, आप जब जाएंगे आप पहाड़ों के उस पर चढ़ेंगे तो आप देखेंगे भूस्खलन वहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। वहाँ पर एक प्रकार से वहाँ पर रास्ते में माँ वैष्णो की चढ़ाई पर आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर कृपया रुके ना, चूँकि पत्थर कभी भी गिर सकता है, खतरा है। वहाँ पर लोहे का जाल बीन करके वहाँ पर ऐसे लगा दिए ताकि कोई पत्थर ऊपर से गिरे तो उसी पे रुक जाए, उसी को वही भूस्खलन होता है। ठीक है, अचानक और तेज़ी से ढलान पर नीचे की ओर खिसकना शामिल होता है। भूस्खलन के निम्न कारण होते हैं, जैसे कि अगर बहुत भारी वर्षा हो जाती पर्वतीय एरिया में, भूमि का क्षरण हो जाए, भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए, मानव जनित कारण वनों की कटाई हो जाए या अनियंत्रित उत्खनन हो जाए या जलवायु परिवर्तन हो जाए, तो ऐसी सभी सिचुएशन में एक प्रकार से लैंडस्लाइड या भूस्खलन के केसेस देखे गए हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चले भाई, चले फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न आ चुका है, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत सम्मिलित कार्य योजनाएं बताइए। देखिए, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत सम्मिलित कार्य योजना इस प्रकार है, कई सारी है। पहली, राष्ट्रीय सौर मिशन, ये जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना है। कौन? राष्ट्रीय सौर मिशन। दूसरा, संवर्धित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन। अगला, सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन। अगला, राष्ट्रीय जल मिशन। ये सब एक प्रकार से योजनाएं चलाई गई हैं जो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है। राष्ट्रीय जल मिशन, सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर कृषि पर राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। तो ये सब मिशन एक प्रकार से चलाए गए, ये सब कार्य योजनाएं चलाई गई जलवायु परिवर्तन को लेकर के। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर रिसर्च करने को लेकर के। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का वर्णन कीजिए। 2023 में एक प्रश्न आया था। देखिए, IPCC को अंग्रेजी में इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज कहते हैं। यह अंतर सरकारी वैज्ञानिक निकाय है। यह संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक पैनल है जो जलवायु में बदलाव और ग्रीन हाउस गैसों का ध्यान रखता है। इस संस्था को 2007 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। इसकी स्थापना वर्ष 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। यह विश्व मौसम विभाग, विज्ञान संगठन WMO और संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको UNEP कहते हैं, यूनेप, इसके द्वारा 1988 में गठित किया गया था। ठीक है, किसको? IPCC को। इस पैनल में भारत सहित 195 सदस्य देशों ने भाग भी लिया था। ठीक है, इसका उद्देश्य सरकारों को वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना जिनका उपयोग वे जलवायु नीतियों के विकास के लिए कर सकते हैं। इसके द्वारा पहली आकलन रिपोर्ट वर्ष 1990 में आती है। वर्ष 1995 से 2000, 2007, 2025, 2025 तक एक प्रकार 2021 और 2021 यहाँ पर कर लें 2025, इसकी 5 अन्य रिपोर्टें भी जारी की गई हैं। ये रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया का आधार व्यक्त करती हैं। IPCC स्वयं एक वैज्ञानिक अनुसंधान में संलग्न नहीं है, बल्कि यह वैज्ञानिक स्तर के वैज्ञानिकों से जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड सभी प्रासंगिक अध्ययन के तार्किक निष्कर्ष के लिए एक प्रकार से व्याग्र करता है, आग्रह करता है। ठीक है, ताकि एक प्रकार से बताया जाए कि जलवायु परिवर्तन कहाँ तक पहुँचा है, कैसे कैसे हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, प्रश्न, मानव जनित आपदाओं के प्रमुख कारण बताइए। मानव जनित कि जो मनुष्य के द्वारा एक प्रकार से आती हैं आपदाएं, वो कौन सी हैं? मानव जनित आपदाएं कई कारण हैं मानव जनित आपदाओं के। पहला, संवेदनशील प्रतिष्ठानों में लापरवाही पूर्ण या अनिश्चित कार्य। ठीक है, इस वजह से एक प्रकार से होता है। दूसरा, खतरनाक रसायनों का प्रयोग करते हैं, हथियारों को लाने ले जाने या उपयोग करने में असावधानी, ये सभी एक प्रकार से आपदाओं के प्रमुख कारण हैं जो मानव जनित होती हैं आपदाएं। इसके अलावा असाक्षरता यानी बिना पढ़े लिखे के कारण से परिणामों
से अनजान होने पर किए जाने वाले जो कार्य होते हैं कि इससे पता नहीं कि हम ये काम करें तो इसका क्या फल मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति को ये नहीं पता तो वो मानव जनित अपराध मतलब कि आपदाएँ होती हैं। जागरूकता के अभाव में पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और भूमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी कार्यों को संपादित करना ये भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा स्वार्थ व लोभ की आपूर्ति के लिए वनों को काटना, अनियोजित रूप से बस्तियों को बसाना, बृहद बांधों का निर्माण और पर्वतीय भागों में सड़कों व भवनों का निर्माण करना, ये सब एक प्रकार से एक कारण के रूप में आप लिख सकते हैं मानव जनित आपदाओं के। इसके अलावा आकस्मिक लापरवाही और तकनीकी त्रुटि के कारण से होने वाली रेल, सड़क या हवाई और जलयान की जो दुर्घटनाएं होती हैं वो सब भी मानव जनित आपदाओं के अंतर्गत शामिल हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, घुलनशील व विस्फोटक सामग्री के निर्माण, भंडारण तथा उपयोग में असावधानी। इसके अलावा मतलब कि विषावत रसायनों का रिसाव तथा भूमिगत जल को प्रदूषित करना। इसके अलावा कार्यस्थलों पर लगने वाली आग जिससे पर्याप्त जनधन की हानि होती है, ये सब एक प्रकार से क्या है, कारण हैं जलवायु परिवर्तन के। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक, मानव जनित आपदाओं के प्रमुख कारण है ये सब, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। बाकी इकोनॉमिक्स का भी एक प्रकार से मॉडल पेपर मैंने दिया है। इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर मैंने दिया है, ऐसे ही जियोग्राफी का ऑब्जेक्टिव आपका आएगा। इकोनॉमिक्स BA थर्ड सेमेस्टर का मैंने ऑब्जेक्टिव दिया है। ऐसे सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस सभी का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्दी आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।